हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं हमारे उसी क्लास का जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ी थी, जहां हमको हाउ टू मास्टर ग्रिपिंग इन बॉटनी का हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। और क्लास 11th में बॉटनी को किस तरह से जो उसका सिलेबस है उसको हम समझ सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कंसिडर करना है और किस तरह से कंसिडर करना है उसको हमने एक शॉर्ट ब्रीफ में सीखा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बॉटनी के सिलेबस के साथ, और क्लास 12th जो है उसके जो सिलेबस हमारा नीट का है उसको लेकर चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो है बॉटनी में कवर होते हैं और उन पे कितना और कैसा ध्यान देखना जरूरी है, ताकि हमारे बॉटनी में जो 45 क्वेश्चन आते हैं उन 45 क्वेश्चन पे हम कमांड बना सकें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड देख रहे हैं तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको ऐप में भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी इसकी क्लास है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब वही हमारा सेम थंबनेल है, सेम हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हाउ टू मास्टर ग्रिप बॉटनी, ठीक है। अब होगी आसान और कोटा वाले एमसीक्यू सर, क्योंकि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूँ। मैंने कोटा में कई साल तक पढ़ाया है बायोलॉजी बायोलॉजी फैकल्टी, और उसके बाद मैं ऑनलाइन भी रहा हूँ। तो ऑनलाइन भी 2013 से मैं वहाँ स्टडी कराया हूँ, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम किया है, अलग अलग सिटीज में काम किया है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, और हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है जो हो जानते हैं हम लोग, ये तो हमारा सिलेबस है, तो इसको पे ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना क्लियर दिखेगा भी नहीं इसका विजन। ये तो 4 स्लाइड्स है हमारी, जिसमें क्या है कि हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस को बतलाया गया है। तो इसको फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। अब हमको ये ध्यान देना है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था बॉटनी का, और उसके चैप्टर्स को हमने नॉलेज ली थी, अब हम बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो नीट का सिलेबस है हमारे क्लास 12 के रेफरेंस से, उसमें किन किन चीजों पर बॉटनी में हम लोगों को कंसिडर करने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो आज हम उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो बहुत जरूरी हैं हमारे बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनमें हम ध्यान देंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, और इसमें भी इसी तरह से बॉटनी और जूलॉजी की मिक्सअप है। अब देखते हैं क्या क्या हमको ध्यान देना है। इसमें फर्स्ट जो दिया गया है वो रिप्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन को हम जानते हैं कि कोई से भी पेरेंट्स जो होते हैं अपने सिमिलर ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से होता है। लेकिन जो हमारे पहले चैप्टर होता था, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, वो चैप्टर हम लोगों की हट गया है, और अब जो सिलेबस से हट गया है, क्लास 12 से भी हट गया है, और निट्स के सिलेबस में भी वो नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये हमारे बॉटनी से रिलेटेड है, इसको भी डिस्कस करना है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये जूलॉजी का पोर्शन है, इसको अभी डिस्कस नहीं करना है। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी जूलॉजी का पोर्शन है। जब हम जूलॉजी की बात करेंगे तब नेक्स्ट क्लास में उसमें हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें क्या ध्यान देना है। इस चैप्टर में यहां से जो हमने बोला था कि भाई फ्लावर होता है, इससे पहले वाले जो यूनिट थी हमारी कि फ्लावर की अनाटोमी और मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करके बता रहे थे कि फ्लावर में दो तरह के वर्ड होते हैं, एक तो एसेंशियल होते हैं और एक क्या होते हैं, असेसरी होते हैं। तो उन टॉपिक्स को लेकर बतलाया गया है कि जो एसेंशियल वर्ड होते हैं उनमें एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। हिंदी में उसको बोलते हैं, अगर कोई हिंदी वाला बच्चा देख रहा है तो पुमंग और जायंट, ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि एक एंड्रोशियम होता है और एक गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। एंड्रोशियम की जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं स्टेमन, और गाइनोशियम के मेंबर्स जो होते हैं वो कार्पल कहलाते हैं। तो हमारी स्टडी यहीं से ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, उसके एसेसरी जो रोल्स होते हैं वो रोल वल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर हमको ये मालूम पड़ जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, तो आपको मालूम है कि हमने ये बतलाया था कि जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर
जनरली ये उसका थैलेमस वाला पार्ट होता है और थैलेमस वाले पार्ट के बाद इस तरह से फीमेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी से आगे की तरफ ये स्टाइल होती है और स्टाइल के बाद इस तरह से स्टिग्मा होती है। ठीक है, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है और इस पोर्शन को कहते हैं कार्पल। और ये गाइनोशियम का पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, यहीं से इस तरह से कुछ स्टेमन निकले होते हैं। ये स्टेमन वाला पार्ट होता है और स्टेमन जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? एंड्रोशियम का पार्ट होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसी के साथ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ कैलिक्स होता है और इस तरह से कुछ पार्ट जो देखने को मिलते हैं वो कोरोला वाला होता है। कोरोला वाला पार्ट जिसको हम लोग ध्यान देंगे, तो इस तरह से ये जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है कोरोला वाला होता है। ठीक है, ये कोरोला पार्ट होता है। तो पूरा का पूरा जो स्टडी है हमारी वो इसी से रिलेटेड है और इसी स्टडी में हम लोगों को ये बतलाया गया है कि जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो इसी को लेकर टोटल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जिस चीज पर हम लोग अपना ध्यान ज्यादा लगाएंगे और जिस पर हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे वो वाली बात है, एक तो ये पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेमन। स्टेमन में ये हिस्सा कहला रहा है जिसको हम लोग अगर लेबलिंग करें तो ये हिस्से को हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, और इस वाले हिस्से में हम लोग बोलते हैं इसका स्टेमन। तो जो एंथर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर क्या बनते हैं? हमने बतलाया था कि उस वाले हिस्से के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। ये हमको ध्यान रखना होगा और पोलन ग्रेन्स के बाद हम ध्यान देंगे कि इन पोलन ग्रेन से आगे जाकर क्या बनते हैं? इस पोलन ग्रेन से बनते हैं मेल गेमिटोफाइट। सारी स्टडी इसी पर बेस्ड है। जो मेल गेमिटोफाइट होता है वो इससे बनता है और दिखने में कैसा होता है? वो इस तरह से होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक ट्यूब न्यूक्लियाई होता है और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टडी कर रहे हैं किस पार्ट की? अगर हम स्टडी कर रहे हैं फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में हम जानते हैं क्या होता है? ये पूरा का पूरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पल। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये लॉन्ग पार्ट स्टाइल कहलाता है और ये ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? इस ओवरी वाले पार्ट के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट। इसका एक और नाम है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, क्या नाम है उसका? एक और एम्ब्रियोसेक वाला पार्ट है। तो एक पार्ट और हम ध्यान देना है कि एक पार्ट इसमें स्पेशली और है एम्ब्रियोसेक। तो हम ध्यान देते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसेक होता है। इस एम्ब्रियोसेक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जिसके अंदर क्या कंडीशन होती है? 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, एक होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल और दो होती हैं एसेसरी सेल्स, सिनर्जिड्स बोलते हैं जिनको हम लोग। ठीक है, और एक होती है ओव्यूल होती है। तो इसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टडी, इसके सराउंडिंग में ही पूरी यूनिट चलती है। जो हम देख रहे हैं कि मेल गेमेटोफाइट है, वो मेल गेमेटोफाइट ये रहा। फीमेल गेमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर फीमेल गेमेटोफाइट की हो गई। उनके डेवलपमेंट की बात चली गई। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि यहां से एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पर जाएंगे। अगला जो क्या है? पोलिंग एजेंट्स हैं। पोलिंग एजेंट्स कौन होते हैं? अब भाई अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, उस अट्रैक्टिव फ्लावर में क्या होता है कि कुछ जो पोलिंग एजेंट होते हैं, बीज होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वो क्या करती हैं? उनके पोलन ग्रेन जो चिपचिप स्टिकी होते हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और जब वो फ्लावर पे आते हैं तो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स को ले जाते हैं। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का जाना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। तो इस प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स हैं। कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं जो अट्रैक्टिव नहीं होते, जैसे अगर हम मेज की बात कर लें, हम जो गेहूं होता है ना, जो उसकी हम बात कर लें,
जो हमारे ट्रिटिकम की जो स्पीशीज होती हैं वो बिल्कुल अट्रैक्टिव फ्लावर नहीं होते, तो उनमें क्या होता है, जो होता है वो एयर पोल्यूशन, जो एयर पोलिनेशन हो जाता है उसके थ्रू काम चल जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को यहाँ पर ये जो अपन को होगा इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा, इस यूनिट में डिस्कस करना होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पर आएंगे उनका क्या होगा, उनसे पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब क्या करेगी, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को लेकर कहां पहुंचेगी, अंदर ओव्यूल तक, ठीक है। और ओव्यूल में जब पहुंचेगी तो ओव्यूल में पहुंचने के बाद वो क्या करेगी, मेल गैमेटोफाइट जो होंगे उसके टू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेटोफाइट्स के जो एक सेल होगी उसको फर्टिलाइज करेंगे, और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो किसको फर्टिलाइज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल को फर्टिलाइज करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इसको बतलाया गया है कि उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओवरी होगी वो फ्रूट बना देगी, और जो ओव्यूल होगा वो सीड बना देगा। थोड़ा शॉर्ट में हम इसको ब्रीफ में देख रहे हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो दे रखी हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और सेकंड न्यूक्लियस सेल उनके बीच में जब होता है फर्टिलाइजेशन तो उससे एंडोस्पर्म बनता है। एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जो मेल गैमेट और एक सेल के बीच में होता है, ठीक है। तो उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, और एम्ब्रियो हम जानते हैं, हमने क्लास 11 में देखा है सीड की स्ट्रक्चर में, है ना। नहीं देखा तो हम उस डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे से उसकी, क्योंकि ये तो हमें जो ब्रीफ आपको दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कंडीशन को देखना है। तो वो जो होगा वो प्रोसेस जहां पर मेल और फीमेल जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मोनोकोट का अलग होता है, डाइकोट का अलग होता है, दोनों का डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पर स्पेशली डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में बताया गया है। स्पेशल मोड एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है। एपो यानी बिना यानी एब्सेंट, और मिक्सिस यानी मिक्स होना। तो किस तरह से अगर एपोमिक्सिस होगी, मेल फीमेल गैमेट नहीं मिल पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किस तरह से पार्थेनोकार्पी होगी, और जो ओवरी होगी वो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देगी, जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल जो ओवरी जो होगी वो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना देगी, तो प्रोसेस पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। ऐसे ही पोली एम्ब्रियोनी के जो ओव्यूल का पार्ट होगा उससे मेन पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियो किससे बनता है, वो पड़ता है एम्ब्रियो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो किसके बीच में होता है, मेल गेमिट और एक सेल के बीच में होता है। उसके बाद भी दूसरे पार्ट्स भी ओव्यूल बना देते हैं, एम्ब्रियो बना देते हैं, जैसे जो इंटुगमेंट से वो बना जाता है, न्यूसिलस से बन जाता है। तो उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये एक ही प्रोसेस है। इतनी चीजों को डिस्कस करना है तो हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा, इतनी चीजों को डिस्कस करने में हम लोग जिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा हमारे ये फर्स्ट यूनिट को लेकर चल रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट में हम लोग ये सब चीजें जो है 12th की रिप्रोडक्शन की हैं वो हम लोगों को ध्यान देना होगा। और ये लंबी यूनिट है, बहुत कुछ इसमें दे रखा है और बहुत कुछ ध्यान रखना है, इसलिए मैंने एक आपको ब्रीफ में समझा दी कहानी की पूरी इस यूनिट में रिप्रोडक्शन के अंदर हमको कैसे ग्रिपिंग करनी है, और ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, फ्लावर स्ट्रक्चर से लेकर हम लोगों को उसके एसेंशियल और जो दूसरे रोल एसेंशियल रोल और जो नेसेसरी रोल्स हैं उनकी पूरी की पूरी जो वर्ल्स की जो पूरी नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद फ्रूट्स में इनको डेवलपमेंट, फ्लावर्स में इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं और कैसे इनकी कंडीशन होती है। तो ये सब चीजें हम लोगों को इस यूनिट में पढ़नी है। तो यहाँ बॉटनी का पोर्शन हम लोगों के ओनली ये है, ये जूलॉजी का पोर्शन है और ये जूलॉजी का पोर्शन है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों की ये खास है। उसके बाद अगली यूनिट बड़ी स्पेशल है, जहाँ बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अपने दिमाग में अगर आपने एक बात डाल ली कि कोई चीज हार्ड है तो फिर आप लोग उसको एग्जाम में गलतियां कर जाएंगे। तो दिमाग में ये बात कहीं मत डालिएगा कोई चीज हार्ड है या कोई चीज ऐसी है, तो उससे क्या रहेगा, इजी गोइंग में आप हर चीज पे कमांड बना पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ध्यान दें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पर। ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले जो यूनिट है इसमें हमारे पास एक तो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक इवोल्यूशन वाला चैप्टर है जो हमारे जूलॉजी वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल हम लोग ध्यान दें कि हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे यहाँ वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो ये दो चैप्टर जो होते हैं
इसमें क्या स्पेशलिटी है? इसमें स्पेशलिटी देखिए हम तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जो हम क्लास 8th में पढ़े थे, क्लास 12 10 में पढ़े थे, स्टडी किए, है ना? क्लास 12th में स्टडी किए, तो मेंडल पूरा का पूरा है कि क्या मेंडलिज्म क्या होता है, किस तरह से पी प्लांट्स को लिया गया, किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो टर्म्स याद होना चाहिए, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है, ये सब डिविएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म। अब मेंडलिज्म के बाद की जो कंडीशन है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड इनहेरिटेंस। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कंडीशन है, मिराबिलिस जलापा फोरेक्लो प्लांट्स की क्या कंडीशन है, वो क्यों इसके साथ आता है। डोमिनेंस से जो अलग अलग कंडीशन निकलती है, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, ये क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, और इनकी जीनोटाइप फिनोटाइप क्या चेंज होते हैं या एक ही रहते हैं, या उनके जो जीनोटाइप फिनोटाइप होते क्या है, वो चीज हमको इन पे ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है, ब्लड ग्रुप में क्या मल्टीपल एलील हैं तो कौन कौन से हैं, और ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस कहां पर प्रेजेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, वहां कहां कौन सी जीन्स की वजह से कौन सी कंडीशन आती है, तो वो हमको ध्यान रखना होगा। कोडोमिनेंस वेल नोन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाली बात, ठीक है। उसके बाद पेलियोट्रोपी एक ऐसा वर्ड है जिसको हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत खास है पेलियोट्रोपी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन में आता है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इसके एग्जांपल्स देखो, एलिमेंट्री आइडिया क्या बोला गया है, पूरा नहीं बोला गया है कि आपको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी नॉलेज की बात की गई है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान देना है, यहां पर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजीन्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है। फिर वही बात आ जाती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पर जो हम बात करते हैं, है ना, जो हम बी की बात करते हैं, ड्रोसोफिला की बात करते हैं, वो एग्जांपल्स को लेकर हम बतलाएंगे किस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी, उसके अंदर मॉर्गन ने अपना इनपुट दिया, उसके बारे में क्या बतलाया, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्या डिफरेंस होता है, कई बच्चे ये नहीं जानते कि क्रोमोसोम्स और जीन्स में डिफरेंस क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या कंडीशन है, तो वो सब चीजें हम लोगों को यही मालूम पड़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन, अब सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है किस किस में दे रखा है, एक तो ह्यूमन में दे रखा है, एक बर्ड्स में है, एक हनी बी में है, ठीक है। तो ये तीन में सेक्स, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, और यहीं से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आएंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर की जो हम बात करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे, थैलेसीमिया है, बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। आप देखते होंगे कई पेशेंट मिलते हैं जिनको बार बार बेड चलाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया की जानकारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की जानकारी है, किस तरह से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, इनकी क्या कंडीशन होती है। पटाउ सिंड्रोम तुम्हारे कोर्स पे नहीं, लेकिन उसकी भी हम बात कर लेंगे, केयर क्राय डिजीज वगैरह होती है। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सिंड्रोम की जानकारी है, नॉलेज है, और यहाँ पर कैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, जिससे अलग अलग तरह से जो ह्यूमन बॉडी में चेंज आते हैं, वो क्या है। तो बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत ध्यान से देने वाली यूनिट है, कंसेप्चुअल यूनिट है पूरी की पूरी। अगर एक बार हम कंसेप्चुअल इसको पढ़ लेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रह जाएगी, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी याद रहती है हम लोगों को, ठीक है ना। तो एक बार इस पे अच्छा कमांड बन गया और हमको समझ में आ गया। सबसे मेन जो पढ़ाई जो तरीका होता है, अगर कोई टॉपिक समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद सीधे हार्ड, मॉडरेट, सिंपल ये सवाल उठते ही नहीं। जो इजी, मॉडरेट, टफ, ये जो क्वेश्चन ये जो बनते हैं ना लेवल, ये लेवल उन्हीं लोगों के लिए बनते हैं जो कंसेप्चुअल समझ नहीं पाते टॉपिक को। अगर एक बार कंसेप्चुअल समझ लिया तो इन जो टर्म्स की कोई वैल्यू ही नहीं बच्चों, ठीक है। अगला है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कैसे डीएनए को कहा गया कि वो जेनेटिक मटेरियल है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए। अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हम लोगों ने, और वायरस हमने पढ़ा था, बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा था, और हमने अलग अलग तरह के प्रोसेस को डील किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, है ना, ये प्रोसेस हमने बतलाए थे। उसके बाद हम लोगों ने और भी बात की थी कि जहां पर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जहां पर टू जो होते हैं बैक्टीरिया, उनके सेक्सुअल मटेरियल का कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन सभी प्रोसेस को आपको डील करना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कन्फर्मेशन कैसे होता है, कन्फर्मेशन तो केमिस्ट्री में, सॉरी, है ना। तो इन चीजों को हमको ध्यान देना होगा। उसके बाद क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बाद हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए,
ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो होते हैं हमारे केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल के अंदर दिए गए हैं, तो वहां और यहाँ दोनों तरफ एक साथ मिला के पढ़ना होगा, ताकि एक एक साथ दोनों काम हो जाए, हमारा वन पाथ हो, टू वर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है। डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल यहाँ से हमको डील करना होगा। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बन जाता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए कैसे बन जाता है, डीएनए डुप्लीकेशन कैसे होता है, उस प्रोसेस को दिया गया है। सेंट्रल डोगमा दिया गया है। सेंट्रल डोगमा का मीन्स आप जानते ही होंगे कि डीएनए जो होता है उससे इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफर होती है, और मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। तो ये एक सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस है वो हमको देखना होगा। ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड किस तरह से, जेनेटिक कोड हमारे केमिस्ट्री में भी यहाँ पर भी है कि कितने कोडोन होते हैं जो जेनेटिक कोड के लिए काम आते हैं। 6 कोडोन, 4 कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं, या 64 कोडोन जो होते हैं उस पर काम। ट्रिपलेट कोडोन क्या होते हैं, डिप्लेट कोडोन क्या होते हैं, मोनोकोडोन क्या होते हैं। मेन तो हमारे कोर्स में ट्रिपलेट कोडोन ही है। अब 64 कोडोन में कौन से कोडोन नॉनसेंस होते हैं, कौन से कोडोन यूजफुल होते हैं, कौन से एमिनो एसिड के लिए कौन सा कोडोन होता है, ये सारी चीजें सेंट्रल डोगमा में, सॉरी ये जेनेटिक कोड में हमको ध्यान नहीं होगी। जेनेटिक कोड की स्पेशलिटी क्या है, डीजेनरेसी क्या मीन्स क्या होता है, ओवरलैपिंग का मीन्स क्या होता है, तो ये सब चीजें हमको इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में याद होना होगा। अगला है जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लेकोपेरोन। किस तरह से लेकोपेरोन स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, और बॉडी एक पर्टिकुलर फंक्शन को मोडरेट ऑपरेट करता है। तो वो ऑपरेशन का जो प्रोसेस है, हमारे जेनेटिकल ऑपरेशन का प्रोसेस, वो लेक ओपेरेंट के मॉडल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन या किसी भी लिविंग्स की बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उस पे एक पर्टिकुलरली जीन्स का जो एक ग्रुप होता है वो काम करता है, जो ओपेरोन कहलाता है। वो ओपेरोन कैसे काम करता है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को, जिसे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे लैक्टोज का जो डायलिसिस होता है, जिससे क्या बनता है, हम जानते हैं कि जब भी लैक्टोज का होता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोसेस कैसे होता है और उस पर किस तरह से ओपेरोन फंक्शन होता है, उसको दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद जीनोम्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी लंबा प्रोजेक्ट था, तो हम कभी से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हम 2001 से पढ़ा, 2 से सिलेबस में था तो हम पढ़ाते थे। तो उसके ये बोलते थे कि इस साल ये पूरा हो जाएगा, इस साल ये पूरा हो जाएगा, और अब काफी कुछ पूरा हो चुका है, काफी इन्फॉर्मेशन इससे मिल चुकी है। डीएनए बेस, नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, डीएनए की क्या स्ट्रक्चर होती है, कितना डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी में एक्स क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं, सारी की सारी नॉलेज हमको इससे मिली है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जिससे हम लोग किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है। किसी के बाल, किसी के थूक या ब्लड सैंपल से हमको उसके डीएनए को निकालकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सारा का सारा वो प्रोसेस है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस कैसे होता है ना, उसकी प्रोसेस है कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से, और किस तरह से अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से फंक्शन होती है। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इसमें दिया हुआ है बच्चों। इवोल्यूशन, ये 2 यूनिट्स बहुत, देखो मैंने इसको बोल दिया एक दो सांस में, लेकिन काफी कुछ पढ़ना होता है, थोड़े टॉपिक्स ज्यादा होते हैं, बच्चों का एक कॉन्सेंट्रेशन रहना बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स के साथ, उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी यूनिट है जहां आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। ऐसे रिप्रोडक्शन भी एक अच्छी यूनिट है, इस पर ध्यान देकर पढ़ना होगा। ठीक है। अगर एक बार ध्यान दे लिया, कंसेप्चुअल पढ़ लिया, तो फिर तो इसको वायरे न्यारे हो गए, आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगी। अगर आप 10th के स्टूडेंट है, 11th में आए हैं, और आप या 12th के स्टूडेंट है, ये टॉपिक 12th का है, और 12th में आपने याद कर लिया, इससे कंसेप्चुअल पढ़ लिया, तो किसी भी कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, आपने एक बार याद किया हमेशा याद रहेगा आपको। क्लियर। तो ये स्थिति को ध्यान रखना, इस पोजीशन को ध्यान रखना। तो रिप्रोडक्शन की बात, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन को हम जूलॉजी वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अगला बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर है कि किस तरह से बायोलॉजी हमारे ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती है। पहली यूनिट तो हेल्थ एंड डिजीज की है जो जूलॉजी में जाएगी। ठीक है ना। पहला जो चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज जूलॉजी में जाएगा, इसको वहीं डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स में ह्यूमन वेलफेयर। ये दोनों तरफ से ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जो जनरली सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में होता है उसमें माइक्रोब्स को हम बॉटनी में भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, माइक्रोब्स में ह्यूमन वेलफेयर, हमारे हाउस होल्ड में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स यूज होते हैं, कहाँ ईस्ट जो होता है वो यूज होता है, किस तरह से हमारे ब्रेड में यूज होते हैं माइक्रोब्स के, किस तरह से हमारे पनीर में यूज होते हैं माइक्रोब्स, किस तरह से हमारे अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट होते हैं हाउस होल्ड के उसमें यूज किए जाते हैं।
अलग अलग तरह के रोक्सफोर्टी पर जो होता है, योग होता है, योग हर्ट होता है, वगैरह वगैरह सबकी इसमें जानकारी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, अलग अलग तरह के हम जानते हैं कि अल्कोहल का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, मेडिसिन का प्रोडक्शन उसमें यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज होता है उस सीवेज को हमारे डोमेस्टिक एरिया से कलेक्ट कर कर एक पर्टिकुलर प्लांट पे ले जाते हैं, जहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद उस सीवेज से जितना भी मटेरियल होता है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो पानी होता है, साफ पानी, उसको वापस नियर वाटर बैंक में छोड़ दिया जाता है। तो वो ट्रीटमेंट में किस तरह से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह का प्रोसेस होता है, सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी टैंक, प्राइमरी टैंक, एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस, बायोगैस प्रोडक्शन वगैरह सब इसमें आता है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। एनर्जी प्रोडक्शन में वही है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, कैसे बायोगैस होती है, बायोगैस में कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मीथेन कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, नहीं होती, कौन सी गैस कितनी परसेंटेज होती है, तो उसके बारे में नॉलेज दी गई है। बायोगैस प्लांट कैसा होता है, उसका स्लरी चैम्बर कैसा होता है, ठीक है, उसका डाइजेशन चैम्बर कैसा होता है, आउटपुट इनलेट कैसे काम करते हैं, किस तरह से पूरी यूनिट जो बायोगैस प्रोडक्शन की होती है फंक्शन होती है। उसके बाद बायो कंट्रोलिंग एजेंट जैसे एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अगर चूहों को मारना है तो हम बिल्ली ले आते हैं। अब इसी प्रोसेस को छोटे लेवल पे ले जाइए कि एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इससे हमारी जो क्रॉप्स में हम इसको काफी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कई बार हम मच्छर के लार्वा वगैरह जो लार्वाज होते हैं, मॉस्किटो लार्वा, उनको भी यूज करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें जो बायो कंट्रोल एजेंट में, कि यानी ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करना है, तो वो कैसे किया जाता है। अपन जो बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं कि चूहों को मारने के लिए हम बिल्ली लाएंगे, तो एक बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर हम जानते ही हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे वो एंडोमाइक्रोराइजा हो, चाहे एक्टोमाइक्रोराइजा है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ठीक है ना, वहां भी इसका यूज किया जाता है। नोस्टोक, एनाबीना, ये सब जो होते हैं पर्टिकुलरली बायो फर्टिलाइजर होते हैं, वो कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप्स होती है उस प्रोडक्शन को अच्छा करते हैं, और किस तरह से उस प्रोडक्शन में ये यूजफुल होते हैं। ये इस यूनिट में है, बड़ी अच्छी यूनिट है, एक सिंपलेस्ट यूनिट है। कुछ एग्जाम्पल्स याद होने होंगे, कुछ टेबल्स को अपन को मेमोराइज करना होगा, तो उससे ये यूनिट पे कमांड बढ़ेगा। अगला हम देखें तो हमारे लिए आजकल जो कहते हैं फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है ना, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर्स को कंक्लूड किया गया है। पहले में बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग दी गई है, और दूसरे में उसकी एप्लीकेशन पार्ट दिया गया है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसका मीन्स क्या है, कि भाई नाम से लग रहा है कि बायो यानी ऑर्गेनिज्म है, टेक्नोलॉजी में उसका यूज करना है। क्यों करना है? ताकि यूजफुल प्रोडक्शन कर सकें, मेडिसिन को बना सकें, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकें, बीमारियों के इलाज कर सकें, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हर आप जानते हैं हर इंजीनियर का काम क्या होता है, काट छांट करना। यहाँ से कट करो, वहां लगाओ, इसका एंगल वो दो, इसको ब्रिज बनाओ, यहाँ से काट छांट कर दो। तो हम भी क्या करेंगे, हम काट छांट कहाँ करेंगे, हम मैनिपुलेशन कहाँ करेंगे, जीन्स में, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में। और ऐसा करेंगे जिससे क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास का कोई प्लांट है जिसमें कोई ऐसे करेक्टर्स है जिससे उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, फ्रूट्स अच्छे नहीं आते, फ्लावर अच्छे नहीं आते, कहीं पर वो लैक कर जाता है। तो हर करेक्टर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जीन्स जिम्मेदार होते हैं। तो अपन जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसी करें उसमें, ताकि उसमें प्रोडक्शन चेंज हो जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, और हमारी जो क्रॉप लैंड एरिया होता है, जो क्रॉप्स होती है, उसमें प्रोडक्शन अच्छा हो। क्योंकि अपन जानते हैं अपनी जो इंडिया है या बहुत सारी कंट्रीज जो होती है, उनका मेन जीडीपी किस पे बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर जो होगा उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो देश खुशहाल होगा, वेल बींग्स होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो हमारा जो टारगेट है बायोलॉजी का, वो किस तरह से हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर बेटर से बेटर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस टॉपिक को लेकर यहाँ पर बात की गई है, ठीक है बच्चों। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे, और दो चीजों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जहां पर हमारे पास एक ऐसा डीएनए होता है जो कैरियर डीएनए होता है, जस्ट लाइक प्लाज्मिड, और उसमें हमारे डिजायर्ड जीनोम को हम इंसर्ट कराकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और ये डीएनए हम यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ताकि हम मन चाहे या अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को वहां पर ला सके। एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है टू डीएनए का कॉम्बिनेशन। एक तो होता है कैरियर डीएनए, जैसे हमारी कैरियर बस होती है ना, वैसे कैरियर डीएनए होता है।
उसमें काट छांट करके मैनिपुलेट करके हम अपना डिजायर्ड जीनोम डाल देते हैं, उस डिजायर्ड जीनोम की कॉपीज बनाते हैं और उन कॉपीज को यूज करते हैं अपने हिसाब से, जिसमें भी यूज करना हो। ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड भी जीन ट्रांसफर का होता है। जीन हम उसमें गन मेथड में हम बात करते हैं, है ना, उसमें इलेक्ट्रिक जो होता है शॉक के थ्रू हम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है। तो इस चैप्टर में हमको ये ध्यान रखना है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसे होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स कौन कौन सी हैं, वो स्टेप्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, उन स्टेप्स को हमें ध्यान रखना होगा। वहाँ अलग अलग स्टेप्स आएंगे, डिजायर जीनोम कैसे हम लेते हैं, कैसे हम कैरियर को सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, क्लोनिंग किस तरह करते हैं, जीन ट्रांसफर किस तरह करते हैं, ये सब चीजें इसमें है। अगली है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जितना भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, उसकी एप्लीकेशन को हमने किस तरह से हेल्थ में यूज किया, किस तरह से हमने एग्रीकल्चर में यूज किया, किस तरह से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाए, ठीक है, और किस तरह से हमने मेडिसिन की फॉर्म में वैक्सीन बनाए, तो इन प्रोसेस में इसका यूज है, ठीक है। किस तरह से हमने जो ये प्रोसेस किए, तो अलग अलग एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किस तरह से कर रहे हैं, जैसे हेल्थ में किस तरह यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज हो रही है, ह्यूमन इंसुलिन बनाने में कैसे यूज की हुई है, वैक्सीन को कैसे बनाया हमने। तो ये अलग अलग प्रोडक्शन में आपने बीटी कपास के बारे में सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी वाली कपास है। आपने बीटी बैंगन के बारे में सुना होगा, हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में कई यूज कर रहे हैं, और इन इन क्रॉप्स को हम बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन कराकर, इनकी जीन्स और डीएनए में मैनिपुलेशन कराकर हम ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो पहले वाली क्रॉप से बेटर है। उनमें कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, उनको कोई बायो कंट्रोलिंग एजेंट परेशान नहीं करेगा, उनको कोई पेस्ट परेशान नहीं करेगा, उन्हें कोई केमिकल की दिक्कत नहीं होगी, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कर लेंगी, रेजिस्ट कर लेंगी। तो ऐसी कई करेक्टरिस्टिक्स कब होंगे, जब उनमें हम जेनेटिकल मैनिपुलेशन कर देंगे, और वही यहाँ पर दे रखा है। हेल्थ के एरिया में भी हम कहाँ कहाँ यूज करें, किस तरह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन को, ह्यूमलिन जिसको ह्यूमलिन कहते हैं, उस ह्यूमलिन का कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ह्यूमलिन की इसमें नॉलेज है, यानी कि ह्यूमलिन को हम कैसे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो कैसे इसको हमने बनाया है, इसका प्रोसेस कई बार आता है क्वेश्चन में, तो वो दे रखा है। उसके बाद एक है हमारा वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होता है उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा जो कोरोना हुआ था उसका वैक्सीन जो था आरएनए बेस्ड था, वो किस तरह से उस वैक्सीनेशन में हम लोगों ने आरएनए ट्रांसक्रिप्टिंग वगैरह की थी, और किस तरह से आरएनए बेस्ड मटेरियल से हम लोगों ने वैक्सीन बनाई थी। तो ऐसे तरीके यूज किए जा रहे हैं आजकल, जो तरीके वैक्सीनेशन में यूज किए जा रहे हैं वो जेनेटिक मैनिपुलेशन वाले यूज किए जा रहे हैं, ताकि कंट्रोल अच्छा हो जाए। अगला है जो हम लोगों को ध्यान देना है टॉपिक पर, और वो हम लोग ध्यान दें, तो अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को दे रखा है बायोसेफ्टी इश्यूज, ट्रांसजेनिक, हाँ थोड़ी ध्यान ध्यान देते हैं हम लोग, कुछ खास टॉपिक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं जीएमओस। ये जीएमओस क्या होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है ए, उसमें हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन कर लिया, उसको बेटर बना लिया, ये जीएमओस होगा। अगर ये प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहलाएगा, और ये एनिमल है तो ये एनिमल कहलाएगा। क्योंकि किसी एनिमल में दूसरे के आपने जीन्स डाले हैं, पराये के डाले हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। किसी प्लांट में आपने किसी दूसरे के जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीन्स को लेकर किया, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल जीएमओज ही हैं, और ये इन दोनों की हमारे लिए स्टडी है। अगला इसमें दे रखा है जो है वो बीटी क्रॉप्स दे रखा है, कैसे हमने एक जीएमओस बनाया है बीटी क्रॉप्स, यानी बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों ने कैसे किया है। यहाँ पर हम बैसिलस thuringiensis का ध्यान रखेंगे, क्राउन गाल डिजीज वगैरह वो सबको डिस्कस करना हमको यही होगा, ठीक है। अगला है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और जो उसकी हमने बात की थी अभी, कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, उनको हम ध्यान, डोली भेड़ की हमने बात की, कॉपी कैट की हमने बात की, तो उन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिए हमने और उनकी क्या स्पेशलिटी है, ये हम लोगों को इस यूनिट में ध्यान देना होगा। देखिए अब आता है अपना नेक्स्ट पोर्शन, इसमें बात की गई है, अच्छा मैं रनिंग में आपको बता रहा हूँ, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो जूलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब एक बायोपायरेसी आ गया और एक पेटेंट आ गया, जो हम जानते हैं कि बायोपायरेसी और पेटेंट क्या होता है। बायोपायरेसी का मीन्स ये होता है कि पायरेसी का मीन्स ये होता है कि कोई आपका प्रोडक्ट आपकी जो होता है परमिशन के बिना यूज कर रहा है, तो आप पेटेंट करा दे देंगे, तो उसमें फायदा ये रहेगा कि उस प्रोडक्ट पर, उस प्रोडक्शन पर आपका मोनोपोली चलेगी, आपका अधिकार चलेगा,
कि उसको आपने आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया है, तो जो भी यूज करेगा वो आपसे परमिशन लेगा या आपको रॉयल्टी देगा, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान होगी। तो ये पेटेंट कराना जरूरी है ताकि उस पर आपकी मोनोपोली रहे, आपका एकाधिकार रहे। ठीक है। अब जो अगली यूनिट है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हम ध्यान दें तो ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन है पहला चैप्टर। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट पोर्शन में चली जाती है। चलो अब इसी को हम लोग बड़े आराम से इस पर ध्यान देते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में हमको किन चीजों को कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों को चैप्टर है पहला तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट वाला है, सेकंड इकोसिस्टम है, और थर्ड बायोडाइवर्सिटी वाला है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप लोग ध्यान देना कि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक, ये सब बच्चे जानते हैं। और इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये टोटल किसके रेफरेंस में है? अबायोटिक के। जहां किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा कि भाई जो पॉपुलेशन जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं। उन अबायोटिक फैक्टर के बाद हम लोगों को जो बायोटिक फैक्टर वाला पोर्शन होगा, थोड़ा बहुत जो बायोटिक फैक्टर वाला पोर्शन होगा, उस पोर्शन की बात की जाएगी कि टू ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर ऐसा रिलेशन है, क्योंकि ये जो एबायोटिक फैक्टर वाला है ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के अंदर पूरा का पूरा जो हेडिंग है वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बायोटिक फैक्टर को लेकर चलेगा कि टू बायोटिक फैक्टर के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म का होता है, जहां दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट देते हैं। कंपटीशन में कैसे वो दोनों के लिए माइनस माइनस हो जाता है, किस तरह से प्रेडेशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, किस तरह से पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म प्लस में रहता है, फायदे में प्रॉफिट में, दूसरे को क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो ऐसे इन इन रिलेशंस को हमको डिस्कस करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सिंपल यूनिट है, सिंपलेस्ट यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉपुलर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, पॉपुलेशन को किस तरह से ग्रोथ इफेक्ट करती है, बर्थ रेट इफेक्ट करती है, डेथ रेट इफेक्ट करती है, और एज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खास टॉपिक है। ये बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। ऊपर ऊपर से ध्यान दे जाते हैं और सोचते हैं कि सिंपल यूनिट है, कर देंगे इसको। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जो टोटल बायोटिक फैक्टर को रेफरेंस में है, और इसमें इकोसिस्टम नाम से दिया गया है, और बायोटिक फैक्टर के रेफरेंस में इसमें अलग अलग चैप्टर दिए हैं कि बायोटिक जो इकोसिस्टम होता है जो फंक्शनल होता है, उस इकोसिस्टम के फंक्शन में कौन कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस होती हैं। तो एक तो इकोसिस्टम फंक्शन में होती है प्रोडक्टिविटी, एक होती है डिकम्पोजिशन, एक होता है एनर्जी फ्लो, एक होता है उसमें जो एनर्जी फ्लो का जो प्रोसेस है। तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और एक प्रोसेस जो है वो पिरामिड दे रखा है आपके, वो दे रखा है आप लोगों के कैनली फूड चेन फूड वेव वाला, ये भी अपने एनर्जी फ्लो में आ जाएगा। फूड चेन, फूड वेव, तो जिन प्रोसेस को अपन को डिस्कस करना है इस इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर को रेफरेंस में चैप्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, उन इकोसिस्टम की जानकारी है, नॉलेज है कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं, उनकी नॉलेज है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम का फंक्शन है वो कैसे होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, जीपीपी क्या होती है, एनपीपी क्या होती है, इसकी नॉलेज है। उसके बाद डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, और डिकम्पोजिशन की एक साइकिल है, कैसे किसी जो प्लांट मटेरियल का जो होता है, एनिमल मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है, स्पेशली प्लांट मटेरियल के डिकम्पोजिशन को दे रखा है पूरी साइकिल, एक डिकम्पोजिशन साइकिल है। इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है कि किस तरह से डिकम्पोजिशन चलता है। ठीक है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लीचिंग वगैरह कैसे होती है। ठीक है, एनर्जी फ्लो में स्पेशली होता है कि जो फूड चेन और फूड वेब होती है उसमें किस तरह से प्रोड्यूसर से लेकर जो कंज्यूमर होता है उस पर एनर्जी फ्लो होता है। ओडम का रूल क्या होता है, ओडम किस तरह से एनर्जी फ्लो मॉडल का यूज किए थे, तो उस मॉडल के बारे में बताया गया है। लॉ ऑफ 10% एनर्जी फ्लो की बात की जाएगी। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। एक है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड होते हैं, हम जो इकोसिस्टम होता है, जो हमारा क्या होती है, फूड चेन होती है, जिसमें हम जो होता है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं, वो कंज्यूमर क्रिएट करते हैं। वही फूड चेन को अगर हम पिरामिड की फॉर्म में जमाएं, नंबर्स को लेकर, बायोमास को लेकर, बायो एनर्जी को लेकर, स्पेशली हमारे सिलेबस में नंबर्स को लेकर बात की गई है,
तो पिरामिड की फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं, इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, उनको डिस्कस करना है। बायोमास क्या होता है और बायो एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर इन दोनों की बात की गई है। ये पर यूनिट एरिया कितना जो सेलुलर प्रोडक्शन होता है या बायो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन करते हैं, बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो उसको बतलाया गया है। अगला और लास्ट जो टॉपिक है हम लोगों की, लास्ट यूनिट जो इस पोर्शन में है उस पर डिस्कस करें, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या है, इसमें ध्यान रखना। जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, सीबीएसई की जो बुक है, उसकी लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं, ये क्वेश्चंस लाइन टू लाइन बन जाते हैं, तो इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन स्टडी करना। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरह की कंसेप्ट, पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी के, अलग अलग एरिया में क्या होता है, जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनमें क्या पैटर्न होता है, कोडेट्स में क्या होता है, प्लांट्स ग्रुप में क्या क्या होता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जिनको ऐसी कंडीशन है कि वो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ गए, एक्सटिंक्ट कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनकी कंडीशन, और रेड डाटा बुक कैसे कवर कर रही है इनको, है ना। रेड डाटा बुक्स जो होती है उसमें इनकी जानकारी है, कौन इस कैटेगरी पे आ चुके हैं जो नियरेस्ट फ्यूचर में एक्सटेंड हो जाएंगे या एक्सीडेंट है, ठीक है। और रेड रेड का मीन्स ही ये है कि ऐसी डाटा बुक जो जनरली हमको ऑर्गेनिज्म के लिए वार्न कर रही है कि इनको बचाइए, ये ऐसे थ्रेटेंड कैटेगरी में है जो भविष्य में या फ्यूचर्स में नष्ट हो सकते हैं। तो हम भी जानते हैं कि दुनिया में हर तरह के जीव का रहना जरूरी है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म का रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बींग्स ही रहेंगे बाकी को नष्ट कर दो, क्योंकि हम फूड चेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम किसी और पर भी डिपेंड है। अगर वो खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो एक बायोडाइवर्सिटी की जो तरीका है बताने का वो यही है। एक बहुत खास टॉपिक है जो अभी तक आया नहीं है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट नहीं है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमको ये याद रहे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, किन किन वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, हैबिटेट का लॉस होने से क्या फर्क पड़ता है ना, हंटिंग से क्या फर्क पड़ता है, प्रेडेशन से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत खास टॉपिक है। हैबिटेट का डिस्टर्बेंस से क्या फर्क पड़ता है, तो ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर वो दे रखा है। अगला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। कोई ऑर्गेनिज्म है उसका उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन कर दो, इंस्टीट्यूट कैसे करोगे, उसको किसी अलग लैब में ले जाकर आपको लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इसकी चलेगा नहीं, इसको आप लैब में या किसी अदर प्लेस पे ले जाकर उस हैबिटेट पर क्या करो, आप इसको कंजर्व करो। तो एक से टू कंजर्वेशन क्या होता है, जीन बैंक, ठीक, क्या किस में आता है, नेचुरल पार्क किस में आते हैं, सेंचुरीज किस में आती है, तो वो एक से टू एन का जो डिफरेंस है वो आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी किसके अंदर आएगी। उसी की बात चलते हैं, तो हॉट स्पॉट कौन कौन से, हॉट स्पॉट का सीधा मतलब ये है कि जहां बायोडाइवर्सिटी जो है ना, रिच एरियाज हैं, वो हॉट स्पॉट बतलाए गए, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, हॉट स्पॉट है। एंड सेंचुरीज हैं, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का सीधा सीधा मतलब होता है हिंदी में पवित्र उपवन, यानी ऐसी जगह जो प्लांट्स और एनिमल के साथ हमारे रिलीजियस मैटर को रखती हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव्स को रखती हैं, ठीक है ना। हम कई प्लांट्स और एनिमल के साथ रिलीजियस कनेक्ट होते हैं, तो उनको वहां से किस तरह से हम लोग उनको बचाते हैं, इसीलिए रिलीजन में हमारे कुछ प्लांट्स और एनिमल को बतलाया गया है कि ये हमारे लिए बड़े खास है, इनको बचाना है। वही सेक्रेड ग्रुप के साथ, पवित्र उपवन के साथ जुड़े हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे बॉटनी की सिलेबस को कवर करते हैं। कहीं कुछ मैं जूलॉजी की कर ले गया हूँ गलती से, तो कोई बात नहीं, हम उसको अगला जूलॉजी वाले पोर्शन में देख लेंगे, लेकिन मेनली हमने बॉटनी वाले ही लिए हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 12 के हिसाब से या बॉटनी के हिसाब से कंप्लीट हो, मतलब जरूरी है, और उनको किस तरह से कंसिडर करना है। तो इन दो क्लासेस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मैंने कोशिश करी है कि वो सारा डिस्कशन आपसे कर लूं जो बॉटनी की ग्रिपिंग के लिए जरूरी है और आपको किस तरह से पढ़ना है, वो जनरल डिस्कशन में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जब हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो एक बार हम जूलॉजी के लिए भी उन टॉपिक्स को लेंगे कि उनको पढ़ना कैसे, उनकी तैयारी कैसे करनी है, एक बार उन टॉपिक्स को मेमोराइज कर लेंगे, जिससे हम लोगों को आइडिया रहेगा कि हम भाई इस तरह से हमें बॉटनी और जूलॉजी की स्टडी करनी है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, हम प्लांट की बात करें, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट अनाटोमी, इन सब की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। प्लांट की बॉटनी जो है उस पर स्पेशली ध्यान रखना, ताकि हमारे यहाँ 45 में से 45 क्वेश्चन सही हो और कोई गलती ना हो। बाकी तो जो हम क्लास की स्टडी करेंगे तो उसमें एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे।